पहली सोलेनोइड में फ्लो होने वाले करंट को चेंज करने से दूसरी वाली सोलेनोइड में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, ये डिपेंड करेगा कुछ चीजों के ऊपर। कौन कौन सी चीजें, जैसे इनमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, इनको एक दूसरे के रेस्पेक्ट में किस तरीके से रखा गया है। तो इसको बताने के लिए एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। इस वाले केस में जो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग है वो क्या रहेगा, मैक्सिमम कितना 1। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होती है। मतलब इन सोलेनोइड्स के अंदर अगर आपने कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल रख दिया तो फिर म्यू नॉट की जगह क्या आ जाएगा, म्यू आ जाएगा। उस मीडियम की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी आ जाएगी जो आपने इनके अंदर रखा होगा। अगर करंट को चेंज करोगे तो इधर फ्लक्स चेंज होगा, करंट को अगर डबल कर दोगे तो फ्लक्स भी डबल हो जाएगा। तो पिछले क्लास में हमने सेल्फ इंडक्शन के बारे में पढ़ा था और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आज हम आगे बढ़ेंगे, कुछ और क्वेश्चंस करके देखेंगे। देखो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ए 0.5 मीटर लॉन्ग सोलेनोइड ऑफ 10 टन्स पर सेंटीमीटर हैज एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द वोल्टेज इंड्यूस्ड अक्रॉस इट्स एंड्स if the current in the solenoid is changed from 1 ampere to 2 ampere in 0.1 second। पहले तो जो गिवन डेटा है पहले वो लिख लेते हैं ताकि हमको समझ में आए कि कौन सा फॉर्मूला हमको अप्लाई करना है। हमको दे रखा है 0.5 मीटर लेंथ की एक सोलेनोइड है एंड इसमें ये जो 10 टर्न्स पर सेंटीमीटर दे रखा है ना, ये दे रखा है स्मॉल एन। स्मॉल एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, 10 टर्न्स पर सेंटीमीटर, लेकिन इसको पर मीटर में चेंज करना पड़ेगा। ये पर सेंटीमीटर में गिवन है डेटा, तो 10 टर्न्स पर सेंटीमीटर को नीचे सेंटीमीटर उसको 10 की पावर -2 मीटर लिख सकते हैं। ये 10 की पावर -2 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 3 टर्न्स पर मीटर बन जाएगा। तो ये ऐसा यूनिट आ गई अपने पास। ठीक है जी। क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है इसका, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। कैलकुलेट द वोल्टेज इंड्यूस्ड, जो ईएमएफ इंड्यूस होगा ना वो आपको बताना है। और करंट कैसे चेंज हो रहा है, 1 एम्पियर टू 2 एम्पियर, यानी कि I1 कितना है 1 एम्पियर और ये चेंज होके कितना हो गया I2 जो कि 2 एम्पियर के बराबर है। और टाइम कितना लगा इसमें, 0.1 सेकेंड का टाइम लगा। ये वाली सिचुएशन आपको दे रखी है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, सीधा लगा दो। क्या होता है फॉर्मूला, E इक्वल टू -L d∅dt होता है क्या। ये d∅ का मतलब क्या है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, सॉरी यहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला E इक्वल टू -L di/dt यूज करना पड़ेगा, है ना। तो आपको पता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू -L di/dt, है ना। डी का मतलब है चेंज इन करंट, एल का मतलब है सेल्फ इंडक्टेंस। जो सोलेनोइड आपको दे रखी है उसके सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला आपको याद होगा। क्या होता है फॉर्मूला, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनोइड एल इक्वल्स टू, याद करो, म्यू नॉट एन स्क्वायर A/L। ये लेकिन एन क्या होता है यहाँ पे, कैपिटल एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। जैसे ये स्मॉल एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। स्मॉल एन का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ। तो अगर आपको यहाँ पे कैपिटल एन को हटाना है, स्मॉल एन लेके आना है, क्योंकि स्मॉल एन की वैल्यू गिवन है, तो एक काम करेंगे, म्यू नॉट एन स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, एन को आप स्मॉल एन इंटू एल लिख सकते हो। इसका स्क्वायर कर दो इंटू ए डिवाइडेड बाई एल, तो एक एल तो कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल, है ना, ये आ जाएगा। तो ये आपको एल की जगह पुट करना है यहाँ पे। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा E इक्वल टू -L, एल की वैल्यू है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल, और di/dt, di का मतलब है चेंज इन करंट, मतलब I2 -I1, I2 -I1 मतलब 2 - 1 कर दो, डिवाइडेड बाई dt कितना है। चलो इसको अगली स्टेप में पुट करते हैं, एक काम करते हैं, I2 -I1 अपॉन में आ जाएगा dt, है ना, इस तरीके से। अब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं। अच्छा, ये माइनस का सिंबल सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ की लेंज लॉ के अकॉर्डिंग, कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये हमेशा उस रीजन का अपोजिशन करता है जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस हो रहा होता है। यहाँ पे आंसर नेगेटिव में आएगा तो उससे कंफ्यूज मत होना, नेगेटिव सिंबल सिर्फ अपोजिशन को बताने के लिए यूज किया जा रहा है। म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4π × 10⁻⁻⁷। एन की वैल्यू कितनी बता रखी है, 10 की पावर 3, स्क्वायर कर दिया इसका। ए कितना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करोगे 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो 10 की पावर -4 लेना है। एल मतलब लेंथ 0.5 मीटर,
और I2 माइनस I1 मतलब 2 माइनस 1 कर देना है, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा dt, dt कितना बता रखा अभी 0.1 सेकेंड। क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना, आंसर नेगेटिव में आएगा, जो भी आएगा वो अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आया समझ में? अगर आप इसको पूरा सॉल्व करोगे ना तो ये आएगा -2 इंटू 10⁻⁻⁴ वोल्ट, ये अपना फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 सोलेनॉइड्स हैव सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ 2 is 1:2 and the ratio of number of turns is 2:1. Find the ratio of self inductance of the solenoid. क्या क्या गिवन है, 2 सोलेनॉइड की बात कर रहा है, 2 सोलेनॉइड हैव द सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब A1 इक्वल टू A2, क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों का सेम है। ठीक है जी, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, यानी कि उनकी लेंथ का जो रेशियो है वो आपको बता रखा है 1:2 के बराबर। ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इज, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स का जो रेशियो है वो कितना है 2:1 के बराबर है। तो उनका जो सेल्फ इंडक्टेंस होगा उसका रेशियो बताना है। तो आपको पता है जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है किसी भी सोलेनॉइड के लिए उसका फॉर्मूला क्या होता है, μ0 n² A/L, जहां पे स्मॉल n का मतलब क्या है, सॉरी यहां पे ये फॉर्मूला होता है जो सेल्फ इंडक्टेंस है किसी भी सोलेनॉइड के लिए, जो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है L इक्वल टू μ0 n² A/L। कैपिटल N का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, है ना, और उसके स्क्वायर है यहाँ पे। तो ये वाला जो फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड करने के लिए। अब दोनों सोलेनॉइड के लिए आपको सेल्फ इंडक्टेंस कंपेयर करना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, L1/L2 इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे μ0 तो दोनों में आएगा, ऊपर और नीचे रेशो में, तो ये तो कैंसिल, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों सोलेनॉइड के लिए सेम है। तो बचा क्या, N और L बचा, तो हम लिखेंगे N1² डिवाइडेड बाई N2² बाकी चीजें मैंने रेशियो में उड़ा दी, क्यों, क्योंकि μ0 और A दोनों कॉइल्स के लिए सेम है, दोनों सोलेनॉइड के लिए सेम है वो। तो L1/L2 कितना आएगा, यह आएगा N1/N2 का होल स्क्वायर इंटू L2 ऊपर चला जाएगा L2/L1। N1/N2 कितना है 2:1 है, और L2/L1 कितना है 2:1 है, यानी कि आएगा 8:1। ये अपना फाइनल आंसर आएगा। इस तरीके से करना है। क्लियर है एकदम? आगे बढ़ते हैं। देखो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करंट फ्लोइंग थ्रू एन इंडक्टर ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, प्लॉट ए ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स वर्सेस द करंट। सेकंड है इंड्यूस्ड ईएमएफ वर्सेस di/dt। थर्ड है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस द करंट। देखो आपको 3 ग्राफ यहां पे ड्रॉ करके बताने किसी भी करंट कैरिंग सोलेनॉइड के लिए, इंडक्टर के लिए। ये इंडक्टर की बात कर रहे हैं जिसका सेल्फ इंडक्टेंस L है। तो हमें 3 ग्राफ बनाने हैं। पहला ग्राफ किसके बीच में है, मैग्नेटिक फ्लक्स वर्सेस करंट, मैग्नेटिक फ्लक्स और करंट के बीच में एक ग्राफ बनाना है। दूसरा जो ग्राफ बनाना है वो है इंड्यूस्ड ईएमएफ वर्सेस di/dt। इंड्यूस्ड ईएमएफ और di/dt, ये ले लिया di/dt, और ये जो y एक्सिस है इस पे ले लिया इंड्यूस्ड ईएमएफ E, है ना, ऊपर पॉजिटिव में रहेगा E इंड्यूस्ड ईएमएफ और नीचे माइनस में रहेगा। थर्ड जो ग्राफ है वो किसके लिए है, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस करंट। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी और करंट के बीच में ग्राफ आपको ड्रॉ करके बताना है। सबसे पहले तो इन सब के फॉर्मूले पता होना चाहिए आपको, जिनके बीच में रिलेशन पूछा जा रहा है उनके फॉर्मूले होंगे ना, उसी से हम ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे। जैसे फ्लक्स और करंट में क्या रिलेशन है, तो हमने पढ़ा था किसी भी इंडक्टर के लिए फाई इक्वल टू क्या होता है L इंटू आई होता है। L यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस है जो कि कांस्टेंट होता है हमेशा किसी भी कॉइल सोलेनॉइड के लिए या किसी भी इंडक्टर के लिए, तो फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई हो गया। और दो चीजें जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है, तो ये इसका ग्राफ बन गया। इंड्यूस्ड ईएमएफ का क्या रिलेशन है di/dt से, तो E इक्वल टू -L di/dt होता है ना, यानी कि E की जो वैल्यू है वो अगेन माइनस di/dt के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई। अब देखो यहाँ पे di/dt x एक्सिस पे लिया है और इंड्यूस्ड ईएमएफ हमने y एक्सिस पे लिया है। अगर ये माइनस सिंबल नहीं होता तो ग्राफ इसी के जैसा बनता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे माइनस सिंबल लगा हुआ आगे,
अब ये E और di/dt एक दूसरे के प्रोपोर्शनल तो है, लेकिन आगे माइनस सिंबल लगा हुआ है, तो माइनस सिंबल का मतलब ये है कि जो ग्राफ है वो नीचे वाली साइड में आएगा। अगर ये प्लस होता ना तो ऊपर आता, जैसे इसमें आया था, है ना। फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है तो ऊपर बनाया ग्राफ, फाई ये सॉरी इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस di/dt, तो माइनस की वजह से ग्राफ का जो स्लोप है वो नेगेटिव आएगा, तो ये ग्राफ नीचे ड्रॉ करना पड़ेगा आपको, ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी और करंट में क्या रिलेशन है, तो U इक्वल टू हाफ LI², ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। यानी कि जो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी है और वो जो करंट है उनके साथ क्या रिलेशन है, U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I²। अब बताओ ग्राफ कैसा बनेगा, हाँ पैराबोलिक बनेगा, इस टाइप का ग्राफ बनता है ये, ठीक है। किस टाइप का ग्राफ बनेगा, पैराबोलिक बोलते हैं इसको, पैराबोला बनेगा, पैराबोलिक ग्राफ बनेगा इधर, ठीक। इस टाइप का ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो ये तीनों का आंसर हो गया, ठीक है। देखो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन मतलब यहां पे दो कॉइल या दो सोलेनोइड रहेंगी, फिर हम एक सोलेनोइड में फ्लो होने वाले करंट को चेंज करेंगे और हम क्या देखेंगे, जो दूसरी सोलेनोइड पास में रखी होगी या दूसरी कॉइल जो पास में रखी होगी उसमें ऑटोमेटिकली एक करंट या ईएमएफ इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो फिनोमेना है इसको हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल मतलब आपस में, यहाँ पे दोनों सोलेनोइड का आपस में रोल रहेगा। सेल्फ इंडक्शन में तो क्या पढ़ा था कि एक सोलेनोइड होती थी, उसमें फ्लो होने वाला करंट जब चेंज करते थे तो उसके अंदर खुद के अंदर ही एक ईएमएफ इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाता था। तो इस फिनोमेना को तो हमने क्या बोला, सेल्फ इंडक्शन। लेकिन यहाँ पे दो सोलेनोइड हमने दिखा रखी है और एक सोलेनोइड में फ्लो होने वाला करंट चेंज करने से पास में रखी दूसरी सोलेनोइड में एक ईएमएफ या करंट इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस फिनोमेना का नाम हमने क्या रखा, म्यूचुअल इंडक्शन। देखो कैसे होती है ये फिनोमेना, समझते हैं। ये एक सोलेनोइड दिखा रखी है, मान लो इसके अंदर जो करंट है वो है आई, ये जो आई, चलो I1 बोल देते हैं इसको। पहले सोलेनोइड में जो करंट है वो है I1। तो इस I1 करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड यहां पे प्रोड्यूस होगा, कौन सी डायरेक्शन में, तो करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर्स को घुमा लो, ऐसे घुमा लिया तो थंब आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा, यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और यही मैग्नेटिक फील्ड आगे जाके इस दूसरी वाली सोलेनोइड से पास हो रहा होगा, है ना। इस मैग्नेटिक फील्ड का नाम रखा हमने B1। तो ये पहले को जो सोलेनोइड है उसमें फ्लो होने वाले करंट की वजह से प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड अगर कांस्टेंट रहेगा तो सेकंड सोलेनोइड से पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर आप इस करंट I1 को चेंज करते हो, मान लो इस I1 करंट को आप इंक्रीज करते हो, तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो भी इंक्रीज होगा और ये इंक्रीज होने वाला मैग्नेटिक फील्ड जैसे सेकंड सोलेनोइड को मिलेगा तो सेकंड सोलेनोइड से पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी इंक्रीज होगा। भाई मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे सेकंड सोलेनोइड के लिए लिख रहा हूं तो फाई इक्वल टू होता है बी डॉट ए या बी ए कॉस थीटा। तो बी कौन सा है, यानी कौन सा मैग्नेटिक फील्ड इसको मिला, B1 डॉट ए किसका, इसका खुद का क्रॉस सेक्शनल एरिया, और इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है उससे भी हम आगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे N2, है ना। तो इससे अपने पास आ जाएगा टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स जो कि सेकंड सोलेनोइड से पास हो रहा होगा। अब इस फॉर्मूले को देख के बताओ कि यहां पे अगर मैं करंट I1 को इंक्रीज करता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड B1 इंक्रीज होगा और मैग्नेटिक फील्ड B1 इंक्रीज होगा तो φ2 भी इंक्रीज होगा, सिंपल सी बात है। यानी कि यहां पे फ्लक्स चेंज होने लग जाएगा अगर आप इस सोलेनोइड में फ्लो होने वाले करंट को इंक्रीज या डिक्रीज करते हो, और उसकी वजह से इस सेकंड सोलेनोइड में एक ईएमएफ इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा जिसको मैं E2 के सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। तो ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये कितना होगा और ये जो फिनोमेना है इसका नाम क्या रखा जाएगा, तो क्योंकि यहां पे दोनों सोलेनोइड का आपस में रोल है, इसमें करंट चेंज करेंगे, इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया फिनोमेना का, म्यूचुअल इंडक्शन। अब दोनों सोलेनोइड पास पास तो रखिए लेकिन इनमें म्यूचुअल इंडक्शन कितना होगा, मतलब पहली सोलेनोइड में फ्लो होने वाले करंट को चेंज करने से दूसरी वाली सोलेनोइड में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, ये डिपेंड करेगा कुछ चीजों के ऊपर। कौन कौन सी चीजें, जैसे इनमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, इनको एक दूसरे के रेस्पेक्ट में किस तरीके से रखा गया है, इनके अंदर कोई मीडियम तो नहीं है, है ना। उन सारी चीजों के ऊपर ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, मतलब वो कांस्टेंट जो ये बताएगा कि म्यूचुअल इंडक्शन कितना होगा, उस वो म्यूचुअल इंडक्टेंस इन चीजों पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स, है ना, मीडियम और क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेंथ ऑफ द सोलेनोइड्स, इन सब चीजों पे डिपेंड करेगा। तो हम उसका एक फॉर्मूला बनाएंगे
है ना। उससे पहले कुछ चीजें और समझ लेते हैं। जैसे हमने देखा कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो I1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसे पता चला? क्योंकि करंट बढ़ाया तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा तो भी सेकंड सोलेनोइड से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होने लग गया। इसका मतलब ये है कि सेकंड सोलेनोइड से पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है φ2 वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पहले वाले सोलेनोइड में फ्लो होने वाले करंट के। और जब भी ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाते हैं तो आपको पता है क्या करना होता है, इसकी जगह कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम यहाँ पे m से डिनोट करेंगे, और इसी m को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या बोल रहे हैं इसको? म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब है ये वो कांस्टेंट है जो आपको ये बताएगा कि दोनों जो सोलेनोइड हैं जो पास पास रखी गई हैं इनमें म्यूचुअल इंडक्शन वाली फिनोमिना कितनी होगी, ज्यादा होगी कम होगी, वो डिपेंड करेगी m की वैल्यू के ऊपर। अगर दो सोलेनोइड का म्यूचुअल इंडक्टेंस ज्यादा है तो उसमें म्यूचुअल इंडक्शन ज्यादा होगा। मतलब पहली सोलेनोइड में जैसे ही आप करंट चेंज करोगे ना, दूसरी वाले सोलेनोइड में ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होने लग जाएगा, यानी कि ज्यादा म्यूचुअल इंडक्शन है इनके अंदर। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, दूसरी वाली सोलेनोइड में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसको कैसे कैलकुलेट करोगे? तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। दूसरी वाली सोलेनोइड में इंड्यूस होने वाला ईएमएफ कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? दूसरी वाली सोलेनोइड में इंड्यूस होने वाला ईएमएफ कैलकुलेट कर रहा है। तो हम दूसरी वाली सोलेनोइड से पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसके चेंज होने की रेट देखेंगे। फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या था? किस रीजन की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। और दूसरा लॉ क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो हमको रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो दूसरी वाली सोलेनोइड के लिए रहेगा उसको हमको इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर लिख देना है। देखो फाई की वैल्यू क्या है यहाँ पे? फाई की वैल्यू है m इंटू I1। m यहाँ पे कांस्टेंट है इसलिए उसको आगे लिख देंगे। क्या फॉर्मूला बन गया? m di1 अपॉन dt। ये लो जी आंसर। बोलो आया कि नहीं आया? है ना आसान एकदम? बोलो। यानी कि आपको अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करना है दो सोलेनोइड्स का तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो, m इक्वल टू φ2 अपॉन I1। ठीक है। और अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड करना है तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो E2 इक्वल टू माइनस m di1 अपॉन dt। अच्छा, इस फॉर्मूले से एक चीज और समझ में आ रही है, अगर करंट कांस्टेंट होगा, अगर पहली वाली सोलेनोइड में फ्लो होने वाला करंट कांस्टेंट है तो आपको पता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? बोलो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो। इसका मतलब आंसर क्या आएगा? जीरो। कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। लेकिन अगर आप करंट को इंक्रीज या डिक्रीज करोगे, यानी कि करंट को टाइम के साथ में चेंज करोगे, तो फिर क्या होगा? सेकंड वाली सोलेनोइड में ईएमएफ इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे यहां पे कौन सी डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस होगा? तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग अगर इसको बढ़ता हुआ मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है, देखो करंट बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, और बढ़ता हुआ मैग्नेटिक फील्ड अगर सेकंड सोलेनोइड को मिलेगा तो ये उसको अपोज करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगी। यानी कि ये जो सेकंड सोलेनोइड है ये इस डायरेक्शन में पहले वाली सोलेनोइड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी ताकि वो इस इंक्रीज होने वाले मैग्नेटिक फील्ड का अपोजिशन कर पाए। और उसके लिए करंट की डायरेक्शन क्या होगी? इसमें जो इंड्यूस करंट है वो कौन सी डायरेक्शन में होगा? तो अगर इसको इधर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है तो करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? उसके लिए करंट की डायरेक्शन होनी चाहिए क्लॉकवाइज, है ना। इस तरीके से करंट की डायरेक्शन होनी चाहिए। बोलो आया क्या समझ में? पहले वाली सोलेनोइड है ना, उससे उल्टा होना चाहिए करंट। इसने इधर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया और ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो इसका अपोज करने के लिए सेकंड सोलेनोइड इसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। आया समझ में? ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। म्यूचुअल इंडक्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड करता है उसके लिए हम आगे एक फॉर्मूला भी बनाएंगे, उससे आपको और बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। अच्छा, एक चीज और याद रखो, यहां पे कोई जरूरी नहीं है कि आप पहली सोलेनोइड में करंट फ्लो करो और दूसरी वाली सोलेनोइड से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करो और उसके अकॉर्डिंग आप म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करो। ऐसे जरूरी नहीं है, आप उल्टा भी कर सकते हो। सेकेंड वाली सोलेनोइड में करंट फ्लो करो, उससे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना पहले वाले सोलेनोइड को मिलेगा और पहले वाले सोलेनोइड से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा वो कैलकुलेट कर लो और फिर उस फ्लक्स को डिवाइड कर दो दूसरी वाली सोलेनोइड के करंट से। मतलब ये जो फॉर्मूला है इसकी जगह
आप एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हो म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए। एक तो ये फॉर्मूला है ही phi2 अपॉन I1, इसकी जगह आप ये भी कर सकते हो m इक्वल टू phi1 अपॉन I2। दूसरे वाले सोलेनोइड में करंट फ्लो करो और पहले वाले सोलेनोइड से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट कर लो, फिर दोनों को डिवाइड कर दो। एक सोलेनोइड का करंट लेना है, दूसरे वाले सोलेनोइड का फ्लक्स लेना है, बस ये ध्यान रखना है। और ऊपर कौन आएगा? ऊपर हमेशा फ्लक्स आएगा, नीचे हमेशा करंट आएगा। जब भी म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करो ना किसी भी सिस्टम के लिए, तो हमेशा इनमें से कोई भी एक फॉर्मूला यूज करना है। आप चाहो तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो अगर पहले सोलेनोइड में करंट फ्लो हो रहा है, और दूसरे वाले सोलेनोइड से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करके उसको I1 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। दोनों से आंसर एक ही आता है, इसलिए कंफ्यूज मत होना कि सिर्फ कौन सा फॉर्मूला यूज करें। तो जैसा आपको क्वेश्चन में दे रखा हो ना, वैसे जैसे अगर इसमें करंट है तो इससे पास होने वाला फ्लक्स कैलकुलेट कर लो, और इसमें करंट बता रखा है तो इससे पास होने वाला फ्लक्स कैलकुलेट कर लो, फिर दोनों को आपस में डिवाइड करके म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड कर लो। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशंस करनी है। देख लो एक बार, कोई भी स्टेप में डाउट या कंफ्यूजन है तो बता दो, फिर आगे बढ़ते हैं। आया समझ में? चलें फिर आगे, लो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का मतलब क्या है? जैसे दो सोलेनोइड आपने पास पास रखी, अब उसमें म्यूचुअल इंडक्शन वाली फिनोमिना हो रही है, मतलब एक सोलेनोइड में फ्लो होने वाले करंट को चेंज करने से दूसरे वाले सोलेनोइड जो पास में रखी गई है उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो म्यूचुअल इंडक्शन वाली फिनोमिना है, जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, वो इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि दोनों सोलेनोइड्स को आपने किस तरीके से एक दूसरे के पास पास रखा हुआ है। हो सकता है आपने एक के ऊपर एक लपेट दिया हो दोनों सोलेनोइड को, जैसा कि इस पहले डायग्राम में दिखा रखा है ना। P का मतलब है प्राइमरी, S का मतलब है सेकेंडरी। प्राइमरी सोलेनोइड वो होती है जिसपे करंट फ्लो करते हैं हम लोग, और उसकी वजह से क्या होता है? एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो ये है प्राइमरी सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड, ये प्राइमरी ये सेकेंडरी, जो इसी के ऊपर लपेटी हुई है। मतलब एक पाइप लिया, होलो पाइप, उसके ऊपर पहले प्राइमरी सोलेनोइड को लपेट दिया और दूसरा वायर लेके उसी के ऊपर दूसरे वाले सोलेनोइड को लपेट दिया, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? सेकेंडरी सोलेनोइड बोल रहे हैं। दूसरे केस में हमने जो प्राइमरी सोलेनोइड है और दूसरी वाली जो सोलेनोइड है सेकेंडरी सोलेनोइड, उनको साइड बाय साइड रख दिए इसे। इसमें तो एक के ऊपर एक लपेट दिया था, एक पाइप लिया होलो पाइप, उसी के ऊपर दोनों को लपेट दिया। इसमें एक को यहां पे रखा, दूसरों को उसके पास में रख दिया। अब यही मैग्नेटिक फील्ड आगे जाके इसको मिलेगा। तीसरे वाले केस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर रख दिया इनको। कैसे रखा? एक दूसरे के परपेंडिकुलर, एक ऐसे रखी है और दूसरी उसके परपेंडिकुलर रखी है। अब आप खुद सोच के बताओ कौन से वाले केस में म्यूचुअल इंडक्शन वाली फिनोमिना सबसे ज्यादा होगी? कैसे पता चलेगा? देखो पहली वाली सोलेनोइड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, जिस केस में वो मैक्सिमम सेकंड वाली सोलेनोइड को मिल पाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स का लीकेज नहीं होगा। लीकेज मतलब ऐसा नहीं है कि प्राइमरी जो सोलेनोइड है वो मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस कर रही है लेकिन वो पूरा का पूरा मिल ही नहीं पा रहा सेकंड वाले सोलेनोइड को, जिसको हम सेकेंडरी सोलेनोइड बोल रहे हैं। तो फिर हम बोलेंगे कि फ्लक्स का लीकेज हो गया, पूरा मिल ही नहीं पाया उसको। तो पहले केस में देखो मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि एक के ऊपर एक लपेट दिया ना दोनों सोलेनोइड को, तो प्राइमरी सोलेनोइड जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी वो पूरा का पूरा सेकंड वाली सोलेनोइड को मिलेगा। तो हम बोलेंगे कि यहां पे सबसे ज्यादा म्यूचुअल इंडक्शन होगा। तो इसको बताने के लिए एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। ये कांस्टेंट होता है। तो इस वाले केस में जो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग है वो क्या रहेगा? मैक्सिमम कितना? 1। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होती है, तो k की वैल्यू क्या होगी? 1। सेकंड वाले केस में प्राइमरी सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी वाले सोलेनोइड को मिलेगा तो सही, लेकिन थोड़ा कम मिलेगा क्योंकि थोड़ा दूर हो गई ना ये, इस वाले केस से तो थोड़ा कम मिलेगा। तो हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग यहाँ पे 1 से कम है। तीसरे वाले केस में यहाँ तो मिलेगा ही नहीं, सेकंड वाली सोलेनोइड के अंदर से तो ये मैग्नेटिक फील्ड जा ही नहीं पाएगा, ये तो इसके परपेंडिकुलर है। तो हम बोलेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या है? मिनिमम कितना? 0। आया समझ में? अच्छा, इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला भी होता है। k की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में होती है और इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है m डिवाइडेड बाई अंडर रूट L1 L2। ये फॉर्मूला हम लोग इसके लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मैथमेटिकली कैलकुलेट करना हो ना किसी क्वेश्चन में, तो ये फॉर्मूला यूज करके आप कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग फाइंड कर सकते हो। और अगर सिर्फ डायग्राम दे रखे हैं
और कंपेयर करवा रहा है कि कौन से केस में म्यूचुअल इंडक्शन ज्यादा होगा, कौन से केस में कम होगा, तो क्या देखना है, प्राइमरी सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड कौन से केस में सेकेंडरी वाली सोलेनोइड को कंप्लीटली मिल पा रहा है, मैक्सिमम मिल पा रहा है, उसमें कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग मैक्सिमम होगा, उसके हिसाब से आंसर बताना है। ठीक है, आया समझ में? किन किन चीजों पे कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग डिपेंड करेगा, ये जो म्यूचुअल इंडक्शन वाली फिनोमेना है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करेगी। तो पहली चीज भाई सोलेनोइड्स में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, दूसरा इनका रिलेटिव प्लेसमेंट कैसा है, क्योंकि एक दूसरे के रेस्पेक्ट में जैसे इनको अलग अलग पोजीशन पे रखा तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग चेंज हो गया, और कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग अगर चेंज हो गया तो म्यूचुअल इंडक्शन भी चेंज हो जाएगा। इस वाले केस में सबसे ज्यादा होगा, इस वाले केस में कम, इसमें सबसे कम। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आंसर बताना है। क्लियर है एकदम ये? ठीक, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सोलेनोइड्स। स्टार लगा लो इसके ऊपर, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमें दो कोएक्सियल सोलेनोइड दे रखी है और उनका म्यूचुअल इंडक्टेंस हमको फाइंड करके बताना है। जैसे यहाँ पे एक सोलेनोइड हमने दिखा रखी है, इसको मान लेते हैं प्राइमरी सोलेनोइड। इसमें हम करंट फ्लो करेंगे और करंट की वजह से क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। कौन सी डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो करंट की जो डायरेक्शन है वो है यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर्स को घुमा लो, थंब आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। यानी कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा किधर से किधर होगा, लेफ्ट से राइट की तरफ होगा। इसका नाम रख देते हैं B1, और जो करंट यहाँ पे फ्लो कर रहे हैं उसका नाम रख देते हैं I1। ठीक है, अब आपको एक दूसरा वायर लेना है और फिर उसकी एक सोलेनोइड बनानी है इसी के ऊपर, मतलब एक दूसरा वायर लेंगे और उसको इसी के ऊपर लपेट देंगे। ठीक है, इस तरीके से मैंने ये दूसरी वाली सोलेनोइड ली और उसको इसी के ऊपर मैंने लपेट दिया। ये लो, ऐसा बनेगा डायग्राम। ये सेकेंडरी सोलेनोइड है, एक तो प्राइमरी सोलेनोइड है और दूसरी कौन सी है, सेकेंडरी सोलेनोइड। एक के ऊपर एक लपेट दिया तो दोनों का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो तो सेम ही हो गया। ये होता है ना क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये तो दोनों के लिए सेम रहेगा। समझ रहे हो बात? अच्छा, क्रॉस सेक्शनल एरिया की डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया की डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना, 0 डिग्री। कितना है एंगल, 0 डिग्री। ठीक है, अच्छा मान लो कि जो प्राइमरी सोलेनोइड है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स है N1 और सेकेंडरी सोलेनोइड में नंबर ऑफ टर्न्स है N2। हो सकता है ना अलग अलग नंबर ऑफ टर्न्स हो, लेंथ दोनों की सेम है, लेकिन देखो लेंथ दोनों की मान लेते हैं L। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे कि इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करना है, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, याद करो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला बताया था अभी। म्यूचुअल इंडक्टेंस बताओ, M इक्वल टू phi2 अपॉन I1। ये फॉर्मूला हम लोग चिपका देंगे। phi2 मतलब सेकंड वाली सोलेनोइड से पास होने वाला फ्लक्स, और I1 मतलब पहले वाली सोलेनोइड में फ्लो होने वाला करंट। अब करंट तो हमें पता है I1 है, phi2 कैलकुलेट करना पड़ेगा। phi2 मतलब सेकंड वाली सोलेनोइड से पास होने वाला फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सेकेंडरी सोलेनोइड। बताओ क्या लिखूं, सेकेंडरी सोलेनोइड से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो मैं लिखूंगा phi2 इक्वल टू, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं N2, मैग्नेटिक फील्ड कौन से मिला उसको B1, एरिया कितना उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A, इनटू cos थीटा भी आएगा, थीटा है 0। अब वैल्यू पुट करो, N2 B1 कितना होगा, B1 मतलब पहले वाली जो सोलेनोइड है उसमें करंट I1 फ्लो करने पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है ये कितना होगा। तो इसका फॉर्मूला याद है क्या, इसका फॉर्मूला होता है, मैं लिख देता हूं चलो इधर, B1 होगा म्यू नॉट N1 I1। N1 का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जिसका फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाई लेंथ, है ना। ये होगा B1। तो B1 की ये वैल्यू लिखनी है आपको, क्या लिखना है, म्यू नॉट N1 अपॉन L इंटू I1 इंटू A, cos 0 कितना हो गया 1। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इधर। ये आएगा phi2 इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 A इंटू I1 डिवाइडेड बाई L। ये आ गया ना।
अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बताना है जिसका फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल टू φ2 अपॉन I1। इसको I1 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, म्यू नॉट N1 N2 A बाई L बचेगा। ये लो जी आंसर, यही अपना आंसर है, ठीक है। और अगर आपने जो सोलेनोइड्स लिए ना, जिनको एक के ऊपर एक लपेट रखा है, इनको अगर किसी आयरन की बार के ऊपर या स्टील के बार के ऊपर लपेट दिया, मतलब इन सोलेनोइड्स के अंदर अगर आपने कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल रख दिया, तो फिर म्यू नॉट की जगह क्या आ जाएगा, म्यू आ जाएगा। उस मीडियम की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी आ जाएगी जो आपने इनके अंदर रखा होगा। फॉर ए मीडियम इनसाइड द सोलेनोइड, है ना, एम आएगा म्यू N1 N2 A बाई L, ये आपका आंसर आएगा। दोनों का मतलब समझ में आया क्या, कोई मीडियम नहीं है, दोनों सोलेनोइड के अंदर एयर या वैक्यूम है, तो उस केस में म्यू नॉट N1 N2 A बाई L फॉर्मूला यूज करना है। अगर मीडियम रख दिया तो म्यू नॉट की जगह क्या आएगा, म्यू, मतलब उस मीडियम की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी आ जाएगी जो सोलेनोइड्स के अंदर आपने रखा होगा। तो फॉर्मूले देख के बताओ किन किन चीजों पे म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करता है। अब तो समझ में आ गया होगा, बताओ देख के। पहली चीज मीडियम के ऊपर, दूसरी चीज नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर, तीसरी चीज क्रॉस सेक्शनल एरिया, फोर्थ चीज लेंथ ऑफ द सोलेनोइड्स, इनके ऊपर डिपेंड करेगा। आया समझ में, क्लियर है एकदम। देख लो कोई डाउट है तो, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के जो फॉर्मूले हैं ना वो याद कर लो, आप याद रखने ये काम आते हैं भाई अपने, ठीक है। कई बार क्या होता है फॉर्मूले में आपको रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी गिवन होती है। क्या गिवन होती है, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, जिसका फॉर्मूला होता है म्यू आर इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट। तो आप चाहो तो इस म्यू को क्या लिख सकते हो, म्यू इक्वल टू क्या आएगा, म्यू नॉट इनटू म्यू आर। जबकि म्यू आर का मतलब क्या है, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। जब भी आप दो अलग अलग मीडियम की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कंपेयर करते हो तो उसके लिए हम रिलेटिव वर्ड यूज करते हैं। किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी और फ्री स्पेस की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का जो रेशो होता है उसी का नाम क्या होता है, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, है ना, याद रखना है। तो कई बार आपको म्यू आर गिवन हो तो आप म्यू की जगह म्यू नॉट इंटू म्यू आर लिख देना, यहाँ पे एक ही बात है, ठीक है। देखो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है फिर कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस या इंडक्टर। जब भी आप इंडक्टर्स को आपस में कनेक्ट करोगे, आप उनको सीरीज में लगा सकते हो, जैसे रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट करते हो ना, सेम वही कॉन्सेप्ट है। आप जैसे दो रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा दो या दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगा दो तो क्या फॉर्मूले आते हैं, सीरीज में आता है R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 और पैरेलल में आता है 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इस तरीके से वही फॉर्मूले इसमें लगते हैं। मान लो आपके पास में दो सोलेनोइड है जिनका सेल्फ इंडक्टेंस है L1 और L2, आपने इनको कैसे कनेक्ट कर दिया, सीरीज में, एक के बाद एक लगा दिया। तो इनका जो इक्विवेलेंट जो सेल्फ इंडक्टेंस होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में वो कितना आएगा, L1 प्लस L2 के बराबर आएगा। कितना आएगा, L1 प्लस L2 के बराबर आएगा। और अगर आपने इन दोनों को आपस में पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो फिर इनका जो इक्विवेलेंट सेल्फ इंडक्टेंस आएगा वो आएगा 1 अपॉन LP इक्वल टू 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2। फिर जो भी आएगा उसका उल्टा करना पड़ेगा तो LP आ जाएगा अपने पास। इससे तो 1 अपॉन LP आएगा ना सॉल्व करने पे, LP के लिए क्या करना है, जो भी आंसर आएगा उसका उल्टा करना है। तो इस तरीके से आपको फॉर्मूले यूज करने हैं। जैसे एक क्वेश्चन करके देखते हैं, चलो कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स C1 एंड C2 ऑफ रेडियस R1 एंड R2, R1 इज लेस देन R2 रेस्पेक्टिवली आर केप्ट कोएक्सियली, मतलब दोनों की एक्सिस सेम है। कोएक्सियल का मतलब होता है सेम एक्सिस वाली। इफ करंट इज पास थ्रू द C2, यानी कि जो सेकंड वाली जो कॉइल है उससे हम करंट फ्लो कर रहे हैं, देन फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द कॉइल्स। ये जो दोनों कॉइल्स होंगी इनके लिए जो आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो आपको कैलकुलेट करके बताना है। देखो दो कॉइल्स की ये बात कर रहा है, ये पहली कॉइल है, मान लो ये दूसरी कॉइल है ना। छोटी वाली कॉइल को इसने C1 बोला है, ये C1 है, और बड़ी वाली कॉइल को इसने C2 बोला है। छोटी वाली कॉइल की रेडियस R1 और बड़ी वाली कॉइल की रेडियस R2। करंट किस में फ्लो कर रहे हैं, जो बड़ी वाली कॉइल है ना उसमें फ्लो कर रहे हैं। मान लो इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है और इस करंट को मैं I2 लिख देता हूं। आया समझ में,
हमें इन दोनों जो कॉइल्स का म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो फाइंड करके बताना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम देखो, फॉर्मूला देखो पहले तो क्या होता है फॉर्मूला, m इक्वल टू, भाई इस बड़ी वाली कॉइल में या दूसरी वाली कॉइल में अगर करंट फ्लो कर रहे हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स कौन सी वाली कॉइल से पास होने वाला कैलकुलेट करोगे, छोटी वाली कॉइल से पास होने वाला, यानी कि φ1, और उसको फिर I2 से डिवाइड करोगे। याद करो दो फॉर्मूले बताए थे म्यूचुअल इंडक्शन के, m इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करना हो या तो φ2 अपॉन I1 ये फॉर्मूला यूज करो, या फिर m इक्वल टू φ1 अपॉन I2 ये वाला यूज कर लो, आंसर सेम आएगा। तो मैं ये यूज करूंगा क्योंकि दूसरी वाली कॉइल में हम करंट फ्लो कर रहे हैं, तो पहले वाली कॉइल से पास होने वाला फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, दोनों को डिवाइड करके सॉल्व कर देंगे। देखो कैसे करना है, देखो कोई भी कॉइल हो जब उसमें करंट फ्लो करते हैं तो उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आता है, ये सेंटर है दोनों कॉइल्स का, और एक्सिस भी सेम है, दोनों की सेम प्लेन में ये रखे हुए हैं। तो इस करंट की वजह से इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा कितना आएगा, उसको मैं B2 लिख रहा हूं, ये आएगा, मान लो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है N2, छोटे वाली कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स है N1, तो हम लिखेंगे फॉर्मूला, बड़ी वाली कॉइल के लिए लिख रहे हैं तो ये फॉर्मूला होता है, ये होता है म्यू नॉट Ni अपॉन में 2R, R मतलब रेडियस, म्यू नॉट Ni अपॉन 2R, N आपने सेकंड वाली सोलेनोइड के लिए लिया है, सॉरी सेकंड वाली कॉइल के लिए लिया है, करंट भी सेकंड वाली कॉइल के लिए लिया है, और रेडियस भी सेकंड वाली कॉइल के लिए लेनी है, तो आपके पास B2 निकल के आ जाएगा। ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड जो कि सेकंड वाली कॉइल सेंटर पे प्रोड्यूस कर रही होगी, ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस छोटी वाली कॉइल से पास होने वाला फ्लक्स कैलकुलेट करना है φ1, क्या फॉर्मूला होगा उसका, नंबर ऑफ टर्न्स N1 इनटू मैग्नेटिक फील्ड जो इसको मिल रहा है इनटू इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 इनटू कॉस थीटा भी आएगा साथ में, लेकिन छोटी वाली कॉइल का एरिया वेक्टर किधर होगा, आउटवर्ड। देखो ये कॉइल है, इसका एरिया वेक्टर इसके प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड आएगा, और इस बड़ी वाली कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड है राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग वो भी आउटवर्ड आएगा, तो दोनों के बीच का एंगल हो गया 0 डिग्री। तो बताओ φ1 कितना आया, यह आया N1, B2 की जगह ये लिख दो म्यू नॉट N2 I2 डिवाइडेड बाई 2R2 इनटू एरिया कितना है पाई R1 स्क्वायर, क्योंकि छोटी वाली कॉइल का एरिया लेना है तो पाई R1 स्क्वायर, इसका सर्कुलर कॉइल है तो पाई R1 स्क्वायर इसका एरिया होगा। तो ये आ गया अपने पास में φ1। अब आपको फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग φ1 को डिवाइड करना है I2 से, तो जैसे ही आप इसको I2 से डिवाइड करोगे ये I2 वाली टर्म हट जाएगी, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना आ जाएगा, म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R2। बोलो आया क्या समझ में, I2 वाली टर्म तो हट जाएगी और बाकी जो बचा वही अपना आंसर है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। और अगर आपने इन दोनों कॉइल्स को किसी मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर लपेट रखा है एक के ऊपर एक, तो फिर फॉर ए मीडियम इनसाइड द कॉइल्स क्या करना है, m इक्वल टू म्यू नॉट की जगह म्यू लेना है, क्या लेना है, म्यू नॉट की जगह म्यू लेना है, ठीक है। म्यू मतलब मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ दिस मटेरियल जो आपने सोलेनोइड्स के अंदर रखा होगा, ठीक है। आया समझ में, तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, 3 इंडक्टेंस आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर, फाइंड द रिजल्टेंट इंडक्टेंस। 3 इंडक्टेंस या 3 इंडक्टर आपस में कनेक्टेड है, ये दोनों आपस में पैरेलल में है और जो भी आएगा वो इसके साथ में सीरीज में होगा। तो आपको क्या फाइंड करना है, इनका इक्विवेलेंट सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड करना है। तो पहले तो इन दोनों को पैरेलल के अकॉर्डिंग सॉल्व कर दो, 1 अपॉन LP इक्वल टू 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2, ये होता है ना फॉर्मूला, लगा दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। देखो लगाओ, L1 कितना 0.5, L2 कितना 0.5, तो ये आएगा 2 अपॉन 0.5 यानी कि 1 अपॉन 0.25 आ गया। ये 1 अपॉन LP की वैल्यू आ रही है, तो LP कितना आएगा, उल्टा कर दो 0.25 हेनरी, ये आ गया अपने पास में इन दोनों का इक्विवेलेंट सेल्फ इंडक्टेंस। अब आपको इनका जो भी इक्विवेलेंट मिलेगा वो इसके साथ सीरीज में होगा, तो इसके साथ में सीरीज में है तो L इक्विवेलेंट आ जाएगा L1 प्लस LP, इन दोनों का आया LP, ये है L1, दोनों को सीधा ही जोड़ लेंगे,
0.75 प्लस 0.25, बताओ क्या आएगा, 1 हेनरी आ गया आंसर। अच्छा यहां पे ये L2 और L3 है, तो इसको आप चाहो तो L2 और L3 लिख दो लो, ठीक है, ऐसा लिखना चाहिए। ठीक, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, टू कोएक्सियल सॉलिनॉइड्स आर मेड बाय वाइंडिंग ए इंसुलेटेड कॉपर वायर। अच्छा इंसुलेटेड कॉपर वायर क्या होता है, मतलब एक कॉपर वायर होता है जिसके ऊपर प्लास्टिक की एक पतली सी लेयर होती है, तो वो क्या होता है, इंसुलेटेड कॉपर वायर बोला जाता है, और उसी की वाइंडिंग बनाई जाती है। तो इंसुलेटेड वायर हम यूज कर रहे हैं ओवर ए पाइप ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, जो कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है, एंड लेंथ 20 सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ द सोलेनॉइड हैज 300 टर्न्स एंड द अदर 400 टर्न्स, देन देयर म्यूचुअल इंडक्टेंसेस। तो उनका म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा, पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं। टू कोएक्सियल सोलेनॉइड्स, कोएक्सियल मतलब एक के ऊपर एक दोनों को आपने लपेट रखा है, यानी कि दोनों की लेंथ कॉमन है, सेम रहेगी, और क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना बता रखा है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको मीटर स्क्वायर में चेंज करोगे तो 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा, तो ये आएगा 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर। एंड लेंथ कितनी बता रखी है, 20 सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ द सोलेनॉइड हैज नंबर ऑफ टर्न्स 300 एंड द अदर 400 टर्न्स, देन देयर म्यूचुअल इंडक्टेंसेस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का सीधा सा फॉर्मूला लगाना है इसमें। तो जब दो कोएक्सियल सोलेनॉइड आपको दे रखी होती है तो उनके म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, M इक्वल टू, याद करो, अगर सोलेनॉइड्स के अंदर कोई भी मीडियम नहीं है तो आपको फॉर्मूला यूज करना है म्यू नॉट N1 N2 A बाई L, सीधा फॉर्मूला चिपकाना है। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷, N1 कितना है 300, N2 कितना है 400, क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर, लेंथ 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो भाई, है ना, सॉल्व कर दो इसको, यही अपना म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगा। है ना आसान, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है एकदम, ठीक है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला याद है तो कोई दिक्कत नहीं है फिर। देखो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स इफ ए करंट 10 एम्पियर इन द प्राइमरी कॉइल चेंजेस द फ्लक्स बाय 500 वेबर पर टर्न इन द सेकेंडरी कॉइल ऑफ 200 टर्न्स। क्या क्या गिवन है एक बार लिख देते हैं। कैलकुलेट द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कॉइल्स इफ ए करंट, करंट कितना बता रखा है, I1 लिख देते हैं इसको, 10 एम्पियर इन द प्राइमरी कॉइल चेंजेस द फ्लक्स बाय 500 वेबर पर टर्न। एक टर्न से पास होने वाला फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है, 500 वेबर के बराबर। तो जो टोटल फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, टोटल चेंज इन फ्लक्स, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो सेकेंडरी कॉइल से पास होने वाला फ्लक्स चेंज हो रहा है यहाँ पे, तो सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कितने बता रखे हैं 200, तो n को 5 ये जो 5 है यानी कि 5 बोल देंगे इसको, 5 मतलब सेकंड वाली जो सोलेनॉइड है या सेकंड वाली जो कॉइल है उसके एक टर्न से पास होने वाला फ्लक्स। तो जो टोटल फ्लक्स यहाँ पे चेंज हो रहा होगा वो आएगा n इंटू 5 n की वैल्यू है 200, 5 मतलब 500, 500 क्या है, एक टर्न से पास होने वाला जो फ्लक्स चेंज हो रहा है वो 500 वेबर के बराबर है। तो जो टोटल फ्लक्स चेंज होगा उसके लिए आपको नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना आएगा 10 की पावर 5 आ जाएगा पूरा सॉल्व करने पे, है ना, वेबर, ये टोटल फ्लक्स आ गया, है ना, 5 नेट लिख देता हूं इसको, जो सेकंड वाली सोलेनॉइड से पास हो रहा होगा। अब हमें क्या बताना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो M इक्वल टू क्या होता है 5 अपॉन I1 होता है, लेकिन ये 5 क्या होगा, सेकंड वाली सोलेनॉइड से या सेकंड वाली कॉइल से पास होने वाला टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, तो 5 नेट बोल देता हूं इसको। ये हमने कैलकुलेट किया था 10 की पावर 5, I1 कितना बता रखा है 10 एम्पियर, पूरा सॉल्व करोगे 10 की पावर 4 हेनरी अपना आंसर आ जाएगा। ये लो जी, यहाँ पे जो छुपी हुई चीज है ना वो ये है कि टोटल फ्लक्स गिवन नहीं है, ये एक टर्न से पास होने वाला फ्लक्स गिवन है, तो टोटल के लिए n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको, ये गलती नहीं करनी है, कहीं इसको छोड़ दो आप, n से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके टोटल फ्लक्स आएगा, वो यहाँ पे पुट किया जाता है, फिर उसको I1 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा अपने पास, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकल के आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल्स हैज ए म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1.5 हेनरी, मतलब दो कॉइल्स हैं और उनका म्यूचुअल इंडक्टेंस बता रखा है 1.5 हेनरी के बराबर। इफ द करंट इन द
इन वन कॉइल चेंजेस फ्रॉम 0 to 20 एम्पियर। I1 कितना है 0 एम्पियर, I2 कितना है 20 एम्पियर। 0 से 20 एम्पियर तक करंट को हम चेंज कर रहे हैं इन 0.5 सेकेंड। कितने टाइम में 0.5 सेकेंड में। देन व्हाट इज द चेंज इन फ्लक्स लिंकेज लिंक्ड विद द अदर कॉइल। तो जो दूसरी कॉइल है उससे कितना फ्लक्स लिंक्ड होगा, या व्हाट इज द चेंज इन फ्लक्स, मतलब सेकंड वाली जो सोलेनॉइड है या कॉइल है उससे कितना फ्लक्स चेंज हो रहा होगा वो आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो एम आपको दे रखा है, I1 I2 आपको दे रखा है, dt यानी कि कितने टाइम में वो करंट चेंज हो रहा है वो भी आपको बता रखा है। तो पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स और करंट इनमें क्या रिलेशन होता है। तो याद करो, जब भी म्यूचुअल इंडक्शन के लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं तो हम लिखते हैं phi2 इक्वल टू m I1, ऐसे लिखते हैं क्या। m मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस, I1 मतलब प्राइमरी कॉइल में फ्लो होने वाला करंट, और phi2 मतलब क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स जो सेकेंडरी वाली सोलेनॉइड या सेकेंडरी वाली कॉइल से पास हो रहा होता है। ये फॉर्मूला यूज करना है। अब देखो m तो यहाँ पे कांस्टेंट है, अगर आप करंट को चेंज करोगे तो फ्लक्स चेंज होगा। तो हम इसको चेंज की टर्म्स में लिख देते हैं। जैसे अगर करंट को चेंज किया जाएगा डेल्टा I1 से, तो यहाँ पे फ्लक्स चेंज होगा डेल्टा phi2 से। m कांस्टेंट है तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। क्या लिखा मैंने, अगर करंट को चेंज करोगे तो इधर फ्लक्स चेंज होगा, करंट को अगर डबल कर दोगे तो फ्लक्स भी डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे डेल्टा I1 का मतलब है चेंज इन करंट, और यहाँ पे डेल्टा phi2 का मतलब है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जो सेकेंडरी वाली सोलेनॉइड या कॉइल से पास हो रहा होगा। तो सीधा सा फॉर्मूला लगाना है बस। देखो डेल्टा phi2 इक्वल टू m कितना बता रखा है क्वेश्चन में 1.5, और डेल्टा I का मतलब क्या है, डेल्टा I1 का मतलब है चेंज इन करंट। 0 से 20 एम्पियर करंट चेंज हुआ यानी कि चेंज इन करंट हुआ 20 माइनस 0, बता दो आंसर 30। ये अपना डेल्टा phi2 की वैल्यू आ गई है ना, वेबर। 30 वेबर का फ्लक्स चेंज होगा सेकेंडरी वाली कॉइल या सोलेनॉइड से। तो इस तरीके से आपको करना है, बस आपको सिंपल सा रिलेशन यूज करना है phi और I वाला, और डायरेक्टली सॉल्व कर देना है। आप बोलोगे सर यहाँ पे टाइम भी दे रखा था उसका क्या यूज है। तो चेंज इन फ्लक्स कैलकुलेट करना हो तो उसमें टाइम का कोई रोल नहीं है, सिर्फ उसमें चेंज इन करंट कितना है वो यहाँ पे पुट करना है। ये एक्स्ट्रा डेटा गिवन है तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आया समझ में। तो इस तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट होता है अपना, ठीक है जी। नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अल्टरनेटिंग करंट, 7th चैप्टर है ना।